गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। टास्क दिए थे, आइए आज के इस लेक्चर में DPP 2 के उन सारे प्रश्नों का डिस्कशन करें जो आपको बनाने को दिया गया था। आप बनाए होंगे तो मिलाइएगा, नहीं बनाए होंगे तो ठीक से देखिएगा। फ्रेंड्स, आज जब हम जाएंगे तो और भी कुछ टास्क देखे जाएंगे, लेकिन कल शुरू करेंगे कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। आप टास्क बनाते जाइएगा, हम थोड़ा थोड़ा करके बीच में बताते चलेंगे। अभी हमें कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म जल्दी पढ़ा देना है। उसके बाद आएगा एक टॉपिक अध्यारोपण का सिद्धांत। उसके बाद आएगा एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम होगा संतुलन अवस्था। इस तीनों टॉपिक से बहुत क्वेश्चंस कूलम्ब्स लॉ पर बनने वाले हैं। और एक खुशी की बात यह है फ्रेंड्स कि हो सकता है कि जुलाई के किसी डेट से ऑफलाइन क्लासेस भी स्टार्ट हो जाए। तो फ्रेंड्स, ऑफलाइन क्लास भी करना है और ऑनलाइन क्लास भी करना है, ताकि सिलेबस को बहुत बेहतर तरीके से समय रहते हम लोग कंप्लीट कर सकें। इसलिए वीडियो लेक्चर्स आप लोग बहुत ठीक से देखने की आदत बना लीजिए। ये फिजिक्स का वीडियो है, इसे किसी मूवी के वीडियो की तरह मत यूज कीजिए, बढ़ा बढ़ा के देख लिए या कभी देख लेंगे ना। बहुत मेहनत है और आप भी मेरे साथ साथ मेहनत करेंगे तो उसका अलग बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, हम लोग डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। DPP 2 फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन आपके DPP में है। जब आप वीडियो लेक्चर देख रहे होइएगा उस समय DPP अपने साथ अपने सामने रखिएगा। क्वेश्चन यहां भी बोलेंगे, एक बार फटाफट क्वेश्चन वहां भी पढ़ लीजिएगा और तुरंत बोर्ड पर ध्यान देना शुरू कर दीजिएगा जब हम बताना, लिखना, समझाना शुरू कर दें। आइए, एक प्रोटॉन एवं एक इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी 4 × 10⁻⁻15 मीटर है। इनके मध्य लगने वाले वैद्युत बल के परिमाण एवं प्रकृति की गणना कीजिए। फ्रेंड्स, इस पूरे क्वेश्चन को पढ़ने पर माध्यम का कहीं पता नहीं चला, क्योंकि हमें भूलना नहीं चाहिए कि कूलम्ब का नियम न सिर्फ आवेशों के परिमाण के गुणनफल के सीधा समानुपाती होता है, वह आवेशों के बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती भी होता है। और साथ ही आवेशों के बीच लगने वाला बल आवेशों के बीच के माध्यम पर भी निर्भर करता है। तो अगर हमें आवेशों के बीच बल निकालना हो तो आवेशों का परिमाण, आवेशों के बीच की दूरी और आवेशों के बीच का माध्यम, यह तीनों बहुत क्लियरली मुझे समझ में आना चाहिए। तो आवेशों का परिमाण तो क्वेश्चन में समझ में आ गया। एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन लेना है। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, लेकिन चार्ज का मान दोनों पर एक समान होता है और वह 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब। दोनों के बीच की दूरी का पता चल गया। दिया हुआ है 4 फर्मी, 4 × 10⁻⁻15 मीटर। तो कह रहा है कि यहां पर बल कितना और कैसा काम कर रहा है। कैसा तो बता दिए, एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन है, एक नेगेटिव चार्ज एक पॉजिटिव चार्ज, तो आकर्षण बल काम करेगा। कितना निकाल लेते हैं। तो माध्यम नहीं दिया हुआ हो तो क्या करना चाहिए, निर्वात या हवा मान के बनाना चाहिए। निर्वात या हवा कहना बहुत आवश्यक नहीं होता। क्वेश्चन में दिया रहे या ना दिया रहे, मतलब वो हवा या निर्वात की बात कर रहा है। अगर हवा और निर्वात को छोड़कर अन्य माध्यम की उसे बात करनी होगी तो उस माध्यम का चर्चा उसे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से करना ही पड़ेगा। तो आइए हल करते हैं। पॉइंट ए पर आपका इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है।
पॉइंट बी पे आपका प्रोटॉन रखा हुआ है, दोनों के बीच की दूरी r होगा और यहाँ जो माध्यम है उसको हम हवा या निर्वात मान सकते हैं। मान लिया। इलेक्ट्रॉन के चार्ज को आप Q1 कह लीजिए, प्रोटॉन के चार्ज को Q2 कह लीजिए, दोनों के चार्ज का मान एक ही समान है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। आर हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है 4 × 10⁻⁻15 मीटर। तो भैया आपका ये जो न्यूमेरिकल है वो हवा या निर्वात माध्यम में है और SI मात्रा का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो फिर फॉर्मूला F का क्या होगा? F बराबर 1/4πε0 mod Q1 Q2/r²। F का मतलब 9 इंटू 10⁻⁹, Q1 Q2 दोनों यही है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 का स्क्वायर। क्यों स्क्वायर कर दिया? क्योंकि Q1 भी और Q2 भी वही है, दूरी इतना का स्क्वायर करना होगा, 4 इंटू 10⁻⁻15 का स्क्वायर, 9 इंटू 10⁻⁹, 1.6 का स्क्वायर कीजिएगा 2.56, इसका स्क्वायर होगा -38, -38 स्क्वायर है मतलब प्लस मत कर दीजिएगा, 4 का स्क्वायर 16 और इसका स्क्वायर -30। फ्रेंड्स आगे देखिए, 9 इंटू 2.56, 9 को 6 से गुना कीजिए, 6 × 9 54, 4 हाथ में रहा 5, 9 पचे 45, 5 50, 0 हाथ में रहा 5, 9 × 18 5 23, यानी हो जाएगा ये 23.04। इसको इससे गुना कर दिए। अब -38 प्लस 9 -29, -29 बट्टा 16 गुने 10⁻⁻30, 23.04 बट्टा 16 10⁻⁻29, और ये ऊपर जाएगा तो माइनस वाला क्या हो जाएगा? प्लस 23.04 बट्टा 16, ये हो जाएगा 10⁻1, इसे गुना कीजिएगा तो 230.4 बट्टा 16 हो जाएगा। इसको अगर हल करिएगा तो आपको रिजल्ट माय डियर फ्रेंड्स मिल जाएगा 14.4 न्यूटन। इतना तो गुना भाग आप कर सकते हैं। और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच बल काम कर रहा था, मतलब इलेक्ट्रॉन होता है नेगेटिव चार्ज और प्रोटॉन होता है पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पर बल की प्रकृति क्या है? तो कहिएगा आकर्षण बल काम कर रहा है। कौन सा बल? आकर्षण बल। फ्रेंड्स, थ्योरी और न्यूमेरिकल का अलग अलग कॉपी मत बनाइएगा। जो एग्जाम्पल, जो न्यूमेरिकल, जो थ्योरी जैसे पढ़ाते जा रहे हैं, मैंने भी आपके वीडियो क्लिप का नंबर दे रखा है। पहला के बाद दूसरा के बाद तीसरा के बाद चौथा, आज 16वां नंबर चल रहा है आपका। हर एक वीडियो को ठीक से देखेंगे और नोट डाउन करते चलेंगे। थोड़े नोट्स बनाने की फुर्सत नहीं मिल रही है फ्रेंड्स, लेकिन हम बहुत कर चुके हैं। आप एक रफ कॉपी रखिएगा और वीडियो लेक्चर देखने टाइम पे कोशिश कीजिए कि लिखे भी, सुने भी, देखे भी। अपने आप को मशीन बना दीजिए वीडियो देखने टाइम पे। बाद में नोट्स देंगे तो उसको फेयर कीजिएगा, और दे ही देंगे आजकल में। लेकिन न्यूमेरिकल्स का प्रैक्टिस तो बहुत अच्छा से कीजिए। एक क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। ठीक ठाक क्वेश्चन है इस वक्त जो दूसरा हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। दो सूक्ष्म गोलियों 80/3 × 10⁻⁻9
तथा 160/3 गुणे 10⁻⁹ कूलम्ब आवेश है तथा वे वायु में एक दूसरे से 0.10 मीटर पर स्थित हैं। उनके बीच वैद्युत बल ज्ञात कीजिए। एक क्वेश्चन हो गया। एक और क्वेश्चन इसके अंदर है, यदि उन्हें एक तार द्वारा क्षण भर के लिए संबंधित कर दें तो बल कितना हो जाएगा? बदल जाएगा मेरे दोस्त, बिल्कुल बदल जाएगा। कैसे? एक गोला ये है, एक गोली ये है, दो गोली ले लिए। इस पर के चार्ज को Q1 कह लीजिएगा, इसके चार्ज को Q2, दोनों के बीच की दूरी R, और यहाँ पे फ्रेंड्स माध्यम के रूप में कौन काम कर रहा है? हवा काम कर रहा है। तो आप इस वक्त बल कितना काम करेगा ये निकाल दीजिए। पहले अभी बल निकाल लेते हैं, फिर हम दूसरे क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। F बराबर 9 गुणे 10⁻⁹ मॉड Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। 9 गुणे 10⁻⁹ Q1 का मान कितना है क्वेश्चन से देख रहे हैं? 80/3 गुणे 10⁻⁹, 80/3 गुणे 10⁻⁹। फ्रेंड्स दूसरा 160/3 गुणे 10⁻⁹, और दूरी है 0.10, तो उसका स्क्वायर करना होगा। अब इसको सॉल्व करने पर आपको रिजल्ट आ जाएगा। फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में 2 आंसर होना चाहिए था, एक क्वेश्चन नहीं दिया हुआ है, मतलब छूटा हुआ है। F बराबर, कुछ को कैंसिल करते हैं, समझ में आ जाएगा। 3 तिया 9 से ये कट गया। अब 10⁻⁹ और -9 ये भी कट गया। अब ऊपर में बचा हुआ 80 गुणे 160, और ये बचा हुआ है 10⁻⁻9। 80 160 10⁻⁻9, और ये है 0.10 0.10। ठीक है, 80 में से 8 ले लीजिए, 160 में से 16 ले लीजिए, तो एगो जीरो 2 गो जीरो बचा हुआ है। तो ऐसे लिख सकते हैं, हम लोग जीरो को साइड करते हैं थोड़ा इजी लगने के लिए। आपको ऐसे भी सॉल्व कर लीजिए तो भी कोई बात नहीं है। इसको लिख सकते हैं 10/100, तो वह 100 पलट के ऊपर चला जाएगा। अभी लिख देते हैं, फिर 10/100, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, तो 2 0 है, पलट के ऊपर चला जाएगा। अब देखिए 8 6 48, हाथ में रहा 4, 8 4 12, 16 8 128। ई 1 0 1 0 2 0, और 2 0 यहाँ पर पहले से है, तो जाएगा 4 0 और -9, 128, 4 और -9 हो जाएगा -5। इसको लिखना होता है साइंटिफिक नोटेशन में, तो दशमलव कहीं भी नहीं दिखे तो समझिएगा अंत में है। इसको 2 अंक पीछे लाइए, इसको 1.28 लिखिए, तो यह हो जाएगा 10⁻⁻3 न्यूटन। तो माय डियर फ्रेंड्स, जब आपका गोलियों के बीच का माध्यम हवा था और इन्हें r दूरी पर रखा गया था, उस वक्त उनके बीच जो बल काम कर रहा था 1.28 इंटू 10⁻³ न्यूटन, मतलब पहला वाला आंसर दिया हुआ है। लेकिन इसमें एक और क्वेश्चन है, यदि इनको एक तार से क्षण भर के लिए जोड़ दिया जाए तब इनके बीच बल कितना काम करेगा? तो आइए हम बताते हैं। अब एक गोला ये है, एक गोला ये है।
फ्रेंड्स अगर इसको आप तार से जोड़ देते हैं, क्वेश्चन में कुछ न कहा जाए तो चालक के लिए बात करते हैं हम। तो जैसे ही जोड़ दीजिएगा तो आवेश का प्रवाह होगा, और हम लोग थ्योरी पढ़े थे कंडक्शन में, तब तक होता रहेगा जब तक कि दोनों का विभव पोटेंशियल एक समान न हो जाए, तब आवेश का मान बदल जाता है। इसका आवेश पहले था Q1, इसका आवेश था पहले Q2। ये पोटेंशियल नहीं समझते होंगे तो अभी उसकी आवश्यकता नहीं है, थोड़ा वेट कीजिए। पोटेंशियल समान हो जाने पर, और एक शर्त यह भी है कि दोनों गोला समान है, आइडेंटिकल है। अगर यह गोला एक समान नहीं होगा तो जो सूत्र हम इस वक्त यहां पर लिखने जा रहे हैं आवेश के मान को ज्ञात करने के लिए, वो फॉर्मूला इस्तेमाल नहीं होगा। तो यह दोनों चालक है और दोनों की आकृति एक समान है, तो तार से जोड़ देने के बाद क्या होगा, आवेश का प्रवाह होगा। कब तक होगा, जब तक दोनों का विभव एक समान ना हो जाए। समान हो जाने के बाद क्या होगा, आवेश का मान नया आ जाएगा। क्या, तो Q डैश बराबर पहले के आवेश को लीजिए और 2 से जोड़ के 2 से भाग दे दीजिए। पहला आवेश का मान कितना था, 80/3 गुने 10 पर पावर 9, 80/3 गुने 10 पर पावर -9। दूसरा आवेश कितना था, 160/3 गुने 10 पर पावर -9। Q1 लिख दिया, प्लस लिख दिया, Q2 लिख दिया। अब इसको 2 से करना होगा भाग, तो Q डैश बराबर भैया ये हो गया 80 गुने 10 पर पावर -9 प्लस 160 गुने 10 पर पावर -9। ये 3 नीचे उतर गया, 3 और 2 कितना हो गया, 3 गुने 2। अब 80 गुने 10 पर पावर -9 को आप कॉमन ले लीजिएगा तो यहाँ कितना बचेगा, 1। यहाँ कितना बचेगा, 2 बचेगा। 80 गुने 2 160, 80 ले लिए तो 2 ये ना बचा। अब बट्टा 6, 2 जोड़ 1 3, 80 गुने 3 240 गुने 10 पर पावर -9, अब बट्टा 6। तो Q डैश काट दीजिए, इसको काट सकते हैं, 2 तिया 6, 120, 40, यानी 40 गुने 10 पर पावर -9 कूलम्ब। क्या हुआ कि जैसे ही दोनों गोलियों को एक तार से जोड़िएगा आप, तो आपके गोलियों का आवेश बदल जाएगा और आवेश का मान दोनों पर एक ही समान पाया जाएगा। कितना, 40 गुने 10 पर पावर -9 कूलम्ब। इस पर भी और इस पर भी दूरी वही है, माध्यम वही है। तो कह रहा है अब बल कितना काम कर रहा है बताइए। तो बता देते हैं, वही सूत्र का इस्तेमाल करिएगा आप। देखिए हो गया, Q1 Q2 इसका स्क्वायर करके लिख दीजिए, दोनों का काम एक साथ हो जाएगा। 40 गुने 10 पर पावर -9 का स्क्वायर बट्टा दूरी तो वही है ना, 0.10 यानी 10/100 का स्क्वायर। हल करने दीजिए, 40 गुने 40 और 10 पर पावर -18, इसको काट दीजिएगा तो यह 1/10 का स्क्वायर हो जाएगा। 9 गुने 10 पर पावर 9, इसका 4 ले लीजिए, इसका 4 ले लीजिए, 16, एगो 0 एगो 0, 2 गो 0
गुने 10 पर पावर माइनस 18 और 1/10 का स्क्वायर 10 पावर 2, ये पलट के ऊपर चला जाएगा। 6 9 54, 5 9 5 14, तो 16 गुने 9 144, बचा 10 पर पावर 9 गुने 10 पर पावर 2, ये भी पलट के ऊपर चला गया 10 पर पावर 2, और ये 10 पर पावर माइनस 18, 144, 2 और 2 4, 4 और 9 13 गुने 10 पर पावर माइनस 18, तो 144 गुने 10 पर पावर माइनस 5। अब इसको लिखिए साइंटिफिक ऑर्डर में, तो 1.44, तो ये हो जाएगा 10 टू दी पावर माइनस 3 न्यूटन। फ्रेंड्स, ये आंसर छूटा हुआ है, अपने डीपीपी में ऐड कर लीजिएगा। लेकिन इस वक्त ये समझिए कि उन्हीं गोलियों के बीच आपका अब बल काम कर रहा है 1.44 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 3 न्यूटन का, जहां पहले काम कर रहा था 1.28 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 3 न्यूटन का। तो हम अपने आवेशों के बीच जरा भी कुछ छेड़छाड़ करते हैं तो उनके बीच के बल का मान बदल सकता है। तो हमें कैलकुलेट करके देखना चाहिए, अंदाज इन सब चीजों पर नहीं करना है। पहला क्वेश्चन दिए थे, बन चुका। दूसरा क्वेश्चन दिए थे, बन चुका। तीसरा क्वेश्चन देखिए, बस थोड़ा सा आप लगातार देखिए, आप बना चुके होंगे, आपको ये आसान लगता होगा, इससे कोई मतलब नहीं है। वीडियो आपके लिए मैंने बनाया है, तो आप एक एक सेकंड देखिए, ना इसको स्किप कीजिए, ना बढ़ा बढ़ा के देखिए। आदत लगाइए एजुकेशनल वीडियो को ठीक से देखने का। थर्ड नंबर, दो छोटे आवेशित गोलों पर क्रमशः, एक गोला यहां ले लेते हैं, एक गोला यहां ले लेते हैं, ये भी आवेशित है, ये भी आवेशित है। इसके आवेश को Q1 कह लीजिएगा, इसके आवेश को Q2 कह लीजिएगा, और Q1 का मान दिया हुआ है 1.0 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 7 कूलम्ब। Q2 का मान दिया हुआ है 3.0 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 7 कूलम्ब। इन्हें वायु में कितने मीटर के दूरी पर रखा गया है? 15 सेंटीमीटर के दूरी पर रखा गया है। फ्रेंड्स, सेंटीमीटर को तुरंत मीटर बना लीजिए। सेंटीमीटर दिया हुआ रहे तो 10 पर पावर माइनस 2 से गुना करिएगा, वो मीटर बन जाएगा। तो इसके बीच बल कितना काम कर रहा है आप निकालिए। अच्छा, ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव है, तो कौन सा बल काम करेगा? यहीं पर लिख देते हैं, प्रतिकर्षण बल काम करेगा। ये सब तो अब समझाने की जरूरत मुझे लगता है नहीं है। आपको लगता होगा तो हमारे व्हाट्सएप पे शेयर कर दीजिएगा मैसेज कि सर इन चीज़ों को भी समझाया कीजिए। सब समझा हुआ है, हम अगर यहाँ पर छोड़ दे तो आप खुद भी बना सकते हैं। फॉर्मूला यूज करना है और हल करना है। वन बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट मॉड Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, 9 इंटू 10 टू द पावर 9
10 पर पावर -7, 1 लिखने की आवश्यकता नहीं है लेकिन ये 3 लिखा जाएगा। 3 गुने 10 पर पावर -7, ये हो गया Q1, ये हो गया Q2। और R 15 गुने 10 पर पावर -2 का स्क्वायर, 9 गुने 10 पर पावर 9, 10 पर पावर -7 और -7 एक साथ कर देते हैं, -14, और 9 गुने 3 इसको एक साथ कर देते हैं 27 बटा 15 गुने 15 225 -2 का स्क्वायर -4। अब हम लिखेंगे 27 बटा 225, -4 ऊपर जाएगा +4 हो जाएगा, 4 और 9 13 हो जाएगा, 13। तो ये हो गया 13, ये हो गया -14, यानी 10 पर पावर -1। बस अब थोड़ा सा और सॉल्व कर लीजिए फ्रेंड्स, आपको रिजल्ट दिख जाएगा। हम यहाँ पर लिख देते हैं F बराबर 1.2 इंटू 10⁻⁻² न्यूटन। इतना फ्रेंड्स आपको सॉल्व करने आना चाहिए, ये हम चाहते हैं। लेकिन अगर आपको प्रॉब्लम हो तो आप कहिएगा, हम इन सब चीज़ों का भी प्रैक्टिस करवा देंगे। लेकिन हम चाहते हैं कि ये सब चीज़ आपका काफ़ी अच्छा और स्पीड में होना चाहिए। थर्ड क्वेश्चन हो गया फ्रेंड्स। इसके बाद हमने जो टास्क दे रखा था वो था 22 नंबर और 23 नंबर। दो बिंदु आवेशों के बीच स्थिर वैद्युत बल F है। पॉइंट A पर एक आवेश है Q1 और पॉइंट B पर एक आवेश है Q2 और दोनों के बीच की दूरी है R। दो बिंदु आवेशों के बीच स्थिर वैद्युत बल F है। यहां पर जो फोर्स काम कर रहा है, क्वेश्चन कह रहा है F है। यदि इन आवेशों को उतनी ही दूरी पर जल में रख दिया जाए तब उनके बीच बल कितना काम करेगा। फ्रेंड्स, अगर ये कोई माध्यम नहीं है तो ये हवा है, ये पहली स्थिति है। अब दूसरी स्थिति पर गौर फरमाइए। आवेश वही है, आवेश को नहीं बदला जा रहा है और ये भी कह रहा है उतने ही दूरी पर, दूरी भी वही है, लेकिन पहले आपका माध्यम कौन काम कर रहा था? हवा। अब कौन काम कर रहा है? पानी। तो फोर्स बदलेगा कि नहीं बदलेगा? कहिएगा निश्चित रूप से बदलेगा। फोर्स बदलना ही बदलना है, क्यों नहीं बदलेगा? हमारा फोर्स तो माध्यम पर निर्भर करता ही करता है। तो इस फोर्स का मान है कितना ये बताइए। आपको पानी का परावैद्युतांक दिया हुआ है, ये तो थ्योरी में हम लोग पढ़ भी चुके हैं। तो एक बार फिर से फ्रेंड्स, क्वेश्चन कह रहा था कि दो बिंदु आवेश है, उसके बीच बल काम कर रहा था F, जब वो मानो हवा में हो और जब हम उसको पानी में रख देते हैं, उन्हीं आवेशों को उतनी ही दूरी पर पानी का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, परावैद्युतांक है, वह 80 हो, तो अब बल कितना काम करेगा। बनाने की आवश्यकता नहीं है, थ्योरी को रिवाइज करके रखना है, फॉर्मूला को याद करके रखना है। हम बताए थे कि आपका किसी माध्यम में जो फोर्स होता है, किसी माध्यम में जो फोर्स होता है वह हवा में जितना फोर्स काम करता है और उसको जिस माध्यम में आप ले गए हैं उसके जब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से भाग दे देते हैं तो वह माध्यम का बल निकल जाता है। बना भी सकते हैं, लेकिन इतने हल्के क्वेश्चन को फिर उतना लंबा चौड़ा बनाने की आवश्यकता नहीं है। फिर हम लोग बहुत ज़्यादा शार्प ब्रिलियंट नहीं हो पाएंगे। क्वेश्चन एक लाइन का है, थ्योरी पढ़ा हुआ है, तुमको बनाना एक लाइन में चाहिए। तो किसी माध्यम में लगने वाला फोर्स हवा में लगने वाला फोर्स बटा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बराबर होता है। आपके थ्योरी में डिस्कस कर चुके हैं, Fm बराबर F/K। तो प्रश्नानुसार Fm निकालना है। F एयर में कितना माना हुआ है? F ही माना हुआ है। और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना दिया हुआ है?
80, इतना न्यूटन बल काम करेगा। यानी पहले फ्रेंड्स आपका जितना न्यूटन बल काम कर रहा था अब 80 गुना कम बल काम करेगा, यानी आपका बल घट जाएगा। समझे कि नहीं मेरी बात? 23, दो आवेशित कणों के बीच की दूरी आधी कर देने पर उनके बीच बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कितना सुंदर क्वेश्चन है। ए पॉइंट पर एक आवेश को रखिए Q1, दूसरे पॉइंट पे आवेश को रखिए Q2 और मान लीजिए कि वो आपका हवा माध्यम में था R दूरी पर, तब जो फोर्स काम कर रहा था उसको F मान लीजिए। ये पहली स्थिति हो गई। अब कहता है कि दो आवेशित कणों के बीच की दूरी आधी करने पर, इसका मतलब आवेश को नहीं बदला जा रहा है, वही आवेश है। अब उसको एक नई दूरी r/2 पे रखा जा रहा है। अब के दूरी को r डैश कहते हैं और पहले का आधा, यानी पहले था r, तब हो जाएगा r डैश। आवेश वही है Q1, आवेश वही है Q2, लेकिन आपका बल तो निश्चित रूप से बदल जाएगा। तो अब जो बल आपका काम करेगा उसको F डैश मान लीजिए, और यह कितना काम कर रहा है आपको यही फाइंड करना है। ये कितना है आपको बताना है। फ्रेंड्स, हम ये कहना चाहते हैं कि क्या इस क्वेश्चन में माध्यम बदला जा रहा है? कहेगा ना, ऐसा तो कोई मैसेज दे ही नहीं रहा है। नहीं दे रहा है मतलब नहीं बदल रहा है। तो आपका माध्यम नहीं बदल रहा है, आवेशों का परिमाण नहीं बदल रहा है, केवल आवेशों के बीच की दूरी बदल रही है। और दूरी बदल रही है तो बल तो बदलेगा ही। तो केवल दूरी के बदलने से, दूरी के आधा हो जाने से बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आपसे ये पूछ रहा है। तो आपको जो कूलम्ब्स लॉ इन स्केलर फॉर्म पढ़ाए हैं, तो एक जगह पर लिखे होंगे इनवर्स स्क्वायर लॉ। इनवर्स स्क्वायर लॉ का सिर्फ हम इस्तेमाल करने से क्वेश्चन बना लेंगे। फ्रेंड्स, मेरे क्वेश्चन बनाने का तरीका देखिए। हम हर बार F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मॉड Q1 Q2 बाई R स्क्वायर इस्तेमाल करने की सलाह नहीं देते हैं। जिस कंडीशन में जैसा फॉर्मूला यूज हो आप बस वही फॉर्मूला इस्तेमाल कीजिए, उसके इतिहास में जाने की जरूरत नहीं है। तो इस क्वेश्चन में हम क्या देख रहे हैं कि न माध्यम बदल रहा है, न आपके आवेशों का परिमाण बदल रहा है, बदल सिर्फ दूरी रही है। इसलिए हम एक ऐसा यहाँ पे नियम इस्तेमाल करेंगे जिस नियम में केवल दूरी के बदलने की जानकारी दी गई है, और उसका नाम है इनवर्स स्क्वायर लॉ, व्युत्क्रम वर्ग नियम। क्या था वो? इनवर्स स्क्वायर लॉ से F समानुपाती 1/r स्क्वायर। क्या ये लाइन याद नहीं है आपको? इसे इनवर्स स्क्वायर लॉ कहते हैं। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इसी का इस्तेमाल करना चाहिए। अब F बराबर समानुपाती हटाते हैं तो कोई ना कोई कांस्टेंट आता है, बस कांस्टेंट को रख दीजिए, खाना पूर्ति करना कहलाता है। उस कांस्टेंट में उलझिए नहीं। समानुपाती को हटाने पर एक कांस्टेंट आता है, कौन कांस्टेंट आता है, क्या काम है, क्या नाम है, इसमें मत उलझिए। बस एक कांस्टेंट आता है, उसको समानुपाती नियतांक कहते हैं। समानुपाती के हटने पर जो नियतांक आता है समानुपाती नियतांक कहते हैं। हाँ, उस समानुपाती नियतांक की विस्तृत जानकारी प्राप्त करते अगर उसके वजह से यहाँ पर मुझे कुछ बदलाव दिखता तो उसका यहाँ काम ही नहीं है, हट जाने वाला है। सो देखिए, तो F बराबर K इंटू 1/r स्क्वायर, यानी F बराबर K/r स्क्वायर। तो F बराबर K/r स्क्वायर को क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा तो क्या लिख सकते हैं?
एफ आर स्क्वायर बराबर के। देखते चलिए, ऐसा क्वेश्चन आगे मिलेगा तो फिर इतना भी काम नहीं करेंगे, इसको हल करने पर जो एक सूत्र मिलेगा उसी का इस्तेमाल करेंगे। एफ आर स्क्वायर बराबर के मिला, तो फ्रेंड्स बताइए ये के है कौन? तो कह सकते हैं एफ आर स्क्वायर बराबर कांस्टेंट। के मतलब कोई कांस्टेंट। अब समझिए फ्रेंड्स इस कांस्टेंट का मतलब क्या होता है। इसका यह मतलब हुआ कि इस संबंध का इस्तेमाल आप उस क्वेश्चन को बनाने में कर सकते हैं जहां आर बदल रहा हो और आर के बदलने से एफ बदल जाए और बाकी कोई चीज नहीं बदल रहा हो, तब उसका इस्तेमाल कीजिए। तो यहां आर बदल रहा है और आर के बदलने से आपका फोर्स बदल जा रहा है, बाकी कोई चीज नहीं बदल रहा है, तो इस सूत्र का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसका क्या मतलब है? एफ गुने आर स्क्वायर बराबर कांस्टेंट। एफ यहां का और यहां का समान नहीं है, एफ बदल जाएगा। आर यहां का और आर यहां का समान नहीं है, बदल जाएगा। लेकिन यहां का एफ गुने यहां का जो आर स्क्वायर होगा वो, फिर यहां का जो एफ और यहां का जो आर स्क्वायर होगा वो गुणनफल समान होगा। एफ आर स्क्वायर बराबर कांस्टेंट कहने का मतलब यहां का एफ आर स्क्वायर जितना होगा यहां का भी एफ आर स्क्वायर उतना ही होगा। एफ उतना नहीं होगा, आर उतना नहीं होगा, लेकिन एफ आर स्क्वायर दोनों कंडीशन का एक समान होगा। तो इस कंडीशन का एफ आर स्क्वायर लिखिए। तो इस कंडीशन का एफ आर स्क्वायर, एफ के जगह पर एफ माने हैं, आर के जगह पर आर माने हैं, तो एफ आर स्क्वायर ही दिखेगा बराबर। इसका एफ आर स्क्वायर लिखिए। इसका एफ क्या माना है आपने? एफ डैश। इसका आर कितना है? आर बाई टू, तो आर बाई टू स्क्वायर करना है। तो कांस्टेंट का मतलब यही होता है फ्रेंड्स कि जितना केसेस होगा हर केस में एफ आर स्क्वायर बराबर होगा, कांस्टेंट होगा, समान होगा। तो ये हो गया एफ आर स्क्वायर बराबर एफ डैश आर स्क्वायर बटा 4, आर स्क्वायर बटा 4। अब फ्रेंड्स आपका आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, तो जब ये कट गया तो एफ बराबर एफ डैश बाई 4, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो एफ डैश इक्वल्स टू हो जाएगा 4f। ये हमारा आंसर हो गया। मतलब पहले बल काम कर रहा था F, अब बल काम कर रहा है 4f। इसका मतलब क्या हो गया? लिखा हुआ है बल 4 गुना हो जाएगा। हम लिख सकते हैं इससे स्पष्ट है कि बल का मान 4 गुना बढ़ जाता है। तो फ्रेंड्स जब आप दूरी को आधा कीजिएगा, आवेशों के परिमाण में हेरफेर मत कीजिएगा, माध्यम में कोई परिवर्तन नहीं लाइएगा, सिर्फ आवेशों के बीच के दूरी को आधा कर दीजिएगा, तो आवेशों के बीच लगने वाला बल आपका 4 गुना बढ़ जाएगा। इसी में आप ये भी बोल सकते थे कि अगर आप आवेशों के बीच के दूरी को दुगुना कर देते, आधा करने के बजाय दुगुना कर देते, यानी घटाने के बजाय बढ़ा देते, तो बल का मान क्या होता? घट जाएगा। दूरी बढ़ेगा तो बल घटेगा, दूरी घटेगा तो बल बढ़ेगा। तो दूरी घटाया, आधा किया तो बल बढ़ा, 4 गुना हो गया। तो दूरी बढ़ाएंगे, 2 गुना कर देंगे तो बल घट जाएगा, 4 गुना घट जाएगा। तब आपको मिलता एफ डैश बराबर एफ बट्टा 4, 4 गुना बल का मान घट जाएगा। तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन होगा एफ आर स्क्वायर बराबर कांस्टेंट सूत्र का इस्तेमाल कीजिएगा। हम कहेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इनवर्स स्क्वायर लॉ का इस्तेमाल कीजिए, तो तुरंत आप याद रख लीजिएगा, मतलब एफ आर स्क्वायर बराबर कांस्टेंट इस्तेमाल करने के लिए कह रहे हैं।
ओके, ये था 23। अब 22 और 23 के बाद इधर आना है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 32। अब बहुत सारा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, सुनिएगा। किसी वैद्युत रोधी का मतलब कुचालक, जैसे रबर, प्लास्टिक, शीशा, वैद्युत रोधी माध्यम का परावैद्युतांक के हो सकता है। के मतलब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो क्वेश्चन कह रहा है कि जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो क्या हो सकता है। तो पहले जानिए फ्रेंड्स कि के का मान 0 कभी नहीं हो सकता है, के का मान निगेटिव कभी नहीं हो सकता है, के का मान सिर्फ पॉजिटिव ही होता है, के का जो सबसे छोटा मान होता है वह 1 होता है हवा और निर्वात के लिए, के का जो सबसे ज़्यादा मान होता है वह इन्फिनिटी होता है धातुओं के लिए। तो के का मान 0 नहीं हो सकता, के का मान निगेटिव नहीं हो सकता, के का मान पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव में भी कम से कम 1 होगा, और 1 और अनंत के बीच कुछ भी हो सकता है। 1 होगा तो हवा की बात कर रहे हैं, निर्वात की बात कर रहे हैं, और इन्फिनिटी होगा तो धातु मेटल की बात कर रहे हैं। लेकिन यहाँ कह रहा है आप किसी कुचालक पदार्थ का बताइए। कुचालक पदार्थ का बतलाने का मतलब 1 और इन्फिनिटी के बीच कोई होगा। कौन होगा हमें नहीं पता, क्योंकि कुचालक पदार्थ भी तो अलग अलग होता है। लकड़ी अलग है, अबरख अलग है, शीशा अलग है, रबर अलग है, प्लास्टिक अलग है, तो उनका के भी अलग ही होगा। लेकिन ढूंढिए ऑप्शन मिल जाएगा। पहला ऑप्शन है ए 0 नहीं हो सकता, दूसरा 0.7 मतलब 1 से कम नहीं हो सकता, तीसरा -3 निगेटिव नहीं हो सकता, चौथा 6 पॉजिटिव 1 से बड़ा हो सकता है। तो इसका जो सही आंसर है डी दे दीजिएगा। समझ में आया फ्रेंड्स? आइए हम बात कर रहे हैं 33 की। वायु में रखे 2 धन आवेशों के मध्य परावैद्युत पदार्थ रख देने पर इनके बीच प्रतिकर्षण बल का मान। भैया 2 आवेश आपके पास है, ए पॉइंट पे Q1 आवेश है और बी पॉइंट पे Q2 आवेश है। इनके बीच बल कुछ काम कर रहा होगा, F मान लीजिए। अब आपने क्या किया कि इनके बीच एक कोई कुचालक पदार्थ, परावैद्युत पदार्थ डाल दिया। अब जब परावैद्युत पदार्थ डाल दिए, ए पॉइंट पे आवेश अभी भी वही है, बी पॉइंट पे आवेश अभी भी वही है। अब कह रहा है कि इसके बीच जो फोर्स काम करेगा F डैश, बताइए कितना काम करेगा। फ्रेंड्स अब सिखलाने की जरूरत नहीं है, यह नहीं कुछ है मतलब हवा या निर्वात की बात कर रहे हैं, ये कुछ है मतलब आप माध्यम की बात कर रहे हैं। तो जैसे ही हवा से आपके आवेशों को किसी भी अन्य माध्यम में लेके जाएंगे तो उस माध्यम का अपना के होगा, अपना डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा, और जितना भी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा उतना गुना उसका बल घट जाएगा। तो मान लेते हैं इसका कुछ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा के, तो आपका जो फोर्स किसी मीडियम में हो जाएगा, वह पहले जो फोर्स काम कर रहा था और यहाँ जो के का मान है F/K, मतलब ये कि आपके बल का मान क्या होगा, घट जाएगा। तो ये जो 33 है उसका आंसर दे दीजिएगा, घट जाएगा बी। ठीक है फ्रेंड्स, ऑब्जेक्टिव है, इसमें इतना भी काम करना आवश्यक नहीं था, कर रहे हैं ताकि दोबारा तो मौका नहीं मिलेगा, तो समझा हुआ बिल्कुल रहे। 34, कुछ दूरी पर रखे 2 बिंदु आवेशों को वायु के स्थान पर केरोसिन तेल में रख दें तो उन बिंदु आवेशों के बीच बल। सेम क्वेश्चन भैया, आप परावैद्युत पदार्थ रखो या इसको पानी में डुबो के मार दो या उसको केरोसिन तेल में डुबो के आग लगा दो, बीच में माध्यम आया तो बल का मान घट जाएगा। तो हम इस 34 को क्या लिख दें, डन। ठीक, 34 के बाद आइए
36 नंबर क्वेश्चन पे कुछ टास्क देंगे, उसको आप आराम से बनाते रहिएगा, लेकिन छोड़िएगा नहीं। और कोई भी क्वेश्चन को एक बार बना के मत छोड़िएगा। बन जाए तो 2 बार 3 बार बनाइए, नहीं बने 10 बार 15 बार बनाइए। मतलब प्रैक्टिस कितना कर सकते हैं कीजिए। आपको लगे कि अब थक गए, अब इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है, तब तक प्रैक्टिस करते रहिए। कल हम आपको थोड़ा सा और थ्योरी पढ़ाएंगे कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म से पहले। वो थ्योरी पढ़ाते हुए कुछ न्यूमेरिकल्स का मौका मिलेगा तो न्यूमेरिकल्स करवा देंगे, और तब कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म पढ़ाएंगे। 34 हो गया, 36 पे। एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? आवेश को Q से सूचित करते हैं। कितना कूलम? 1 कूलम। उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी? n बराबर वाट। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पढ़ चुके हैं, आवेश का क्वांटमीकरण। फ्रेंड्स, आप लोग को जो नोट्स दिए हैं वह आवेश का क्वांटमीकरण तक ही दिए हैं। उसके बाद फिर हम एक बार सब दे देंगे, बस धीरे धीरे आप उसको नोट डाउन कर लीजिएगा। तो सूत्र था Q बराबर प्लस माइनस n mod E। कहां से आया ये? तो आवेश का जब प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे तो एक प्रॉपर्टी था क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। आवेश का क्वांटीकरण डिस्कस डिटेल से कर चुके हैं। तो यहां से अब प्लस माइनस को छोड़ दीजिए। प्लस और माइनस ना आवेश के चिन्ह को दर्शाता है और इस बात को बतलाता है कि उस वस्तु से इलेक्ट्रॉन का त्याग हुआ है या ग्रहण हुआ है। चाहे त्याग हो या ग्रहण हो, हमें इस बात से अभी लेना देना नहीं है। उस पर 1 कूलम आवेश स्थापित होने में कितने इलेक्ट्रॉन्स को वहां से निकलना होगा या उसमें प्रवेश करना होगा, इस वक्त ये निकालना है। तो n बराबर हो जाएगा Q mod E। E का मान आपको हम बतला चुके हैं 1.6 10 - 19 कूलम। Q कितना है? 1 है। और ये पुट कर दीजिए। इसका 1 दशमलव वाला ऊपर चला जाएगा 10/16 गुणे 10 पर पावर -19। 2 से काट दीजिए 5/8 गुणे 10 पर पावर -19। इसको भाग दीजिएगा तो 0.625 गुणे 10 पर पावर -19। इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखिए, 1 अंक के बाद दशमलव दिया जाता है तो 1 अंक ये आगे खिसकेगा तो ये हो जाएगा 10 पर पावर ये 10 पर -19 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? +19। इसको लिखिएगा 6.25 तो ये 10 पावर 18। ये है फ्रेंड्स इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो कहते हैं 1 कूलम्ब आवेश में इलेक्ट्रॉन की कितनी संख्या होती है? 6.25 गुणे 10 पावर 18 होती है। समझ में आया बात? एक बार फिर से रिकॉल करते हैं। 1 कूलम आवेश मुझे चाहिए किसी वस्तु पर, तो उस वस्तु से इलेक्ट्रॉन का त्याग या ग्रहण कितनी संख्या में होगा? इसको सॉल्व करने के लिए हमें आवेश के एक गुण का इस्तेमाल करना चाहिए जिसको कहते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, आवेश का क्वांटमीकरण। उससे सूत्र मिला था Q बराबर प्लस माइनस n mod E। हमें इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालनी है, मतलब n निकालनी है। तो n बराबर लिख दिए Q बटा mod E। Q बटा mod E। Q के जगह पर 1 पुट किए, mod E के जगह पर जो मूल आवेश है, आवेश का जो न्यूनतम संभव मान है वो है 1.6 × 10 - -19। अब 16 इसको लिख सकते हैं 16/10। ये 10 पलट के ऊपर चला जाएगा 10/16, और ये -19 था पावर में, ऊपर चला जाएगा +19 हो जाएगा। 2 से काटिएगा 5/8 गुणे 10 पर पावर 19, भाग दीजिएगा 0.625 गुणे 10 पर पावर 19। अब 1 अंक आगे कीजिएगा तो यह 1 अंक पीछे हो जाएगा 6.25 गुणे 10 पर पावर 18। इस रिजल्ट को आप याद भी रखिएगा कि 1 कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या 6.25 गुणे 10 पर पावर 18 होता है। अब फ्रेंड्स ये मत सोचिए कि इलेक्ट्रॉन की संख्या तो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, संख्या 5.5 थोड़े होगा। तो ये 6.25 कैसे हो जाएगा? ये 6.25 नहीं है फ्रेंड्स। यहां देखिए 10 पर पावर 18 को 0 है। ये 625/100 लिखिए।
इसको लिख सकते हैं 625 बटा 100, आइए 10 पावर 18, तो 100 को इससे काटिएगा तो हो जाएगा 625 गुणे 10 पावर 16, मतलब 625 पर 16 को जीरो दे दीजिए, मतलब वह पूर्णांक संख्या ही है, वह पूर्ण संख्या ही है, वह भिन्नांक संख्या नहीं है, वह इलेक्ट्रॉन की संख्या को दर्शाता है। तो हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में कुछ इस प्रकार से व्यक्त करते हैं। फ्रेंड्स, ये था आपका 36 के बाद दो क्वेश्चन है, 40 और 41, लेकिन अभी बताएंगे केवल 40। 41 नंबर क्वेश्चन अभी बता भी दे सकते हैं और सीख भी लेंगे आप, लेकिन 41 नंबर क्वेश्चन में हम वेक्टर फॉर्म पढ़ा देंगे तो फिर उसका यूज भी आप यहाँ पर सीख लीजिएगा। तो हम सवाल बनाने का केवल कोशिश नहीं कर रहे हैं, सवाल भी बनाएं, थ्योरी भी साथ साथ रिवाइज हो जाए और ये बात समझ में आ जाए कि किसी क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं। इसलिए आज हम 40 यानी अब अंतिम क्वेश्चन बनाने जा रहे हैं। टास्क ले लीजिएगा, ठीक से रिवाइज कीजिएगा। कल हम कुछ क्वेश्चन बताते हुए एक इंपॉर्टेंट थ्योरी डिस्कस करेंगे। आइए आज का आखिरी क्वेश्चन। क्या कहता है, एक निश्चित दूरी r पर स्थित दो समरूप धातु के गोलों पर आवेश +4q तथा -2q है। इतना पहले ड्रॉ कर लेते हैं। एक निश्चित दूरी r ली गई है, उसमें एक गोला पर जो आवेश है वो 4q है प्लस में, और दूसरे गोला पर जो आवेश है वह -2q है। गोलों के बीच आकर्षण बल F है, बिल्कुल एक प्लस एक माइनस है तो आकर्षण बल ही काम करेगा, F ले लेते हैं। यदि दोनों गोलों को स्पर्श कराकर पुनः उसी दूरी पर रख दिया जाए तो उनके बीच बल कितना काम करेगा। फिर से स्पर्श कराना है, मतलब वही कहानी जो आज किसी क्वेश्चन में हम लोग डिस्कस एक बार किए हैं। यह कोई चालक होगा और अभी एक समान आकार का मान लेते हैं। एक समान आकार का मानने का फायदा ये है कि तार को आप जैसे ही जोड़िएगा आवेश का प्रवाह होगा। यह आवेश का प्रवाह तब तक होता रहेगा जब तक कि दोनों का विभव एक समान ना हो जाए। विभव एक समान होने पर आवेश का मान बदल जाएगा। यहाँ आवेश का मान जितना होगा यहाँ भी उतना ही होगा, लेकिन वह नया हो जाएगा Q डैश। पहले के आवेश को यहाँ Q1 मान लीजिए और यहाँ Q2 मान लीजिए, और डेफिनेटली अब का जो फोर्स है वो बदल जाएगा, उसको F डैश मान लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि इस F डैश की वैल्यू कितनी है वो जरा मुझे बतलाइए। तो पहले के केस में आप फोर्स को क्या लिखिएगा, फर्स्ट केस में K Q1 माइनस साइन का इस्तेमाल नहीं करते हैं फ्रेंड्स। फॉर्मूला आपके पास है K मॉड Q1 Q2 बटा R²। K मतलब 1/4/0, ऐसे रहने देते हैं। और मॉड में मतलब पॉजिटिव ही सब डेटा यूज होगा, निगेटिव का कोई लेना देना नहीं है। 2Q और जो दूरी थी वो R ही थी, तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8 इंटू K Q इंटू Q²/R²। एक समीकरण ये मिला फ्रेंड्स। तो जब आप R दूरी पर दोनों गोलों को आप रखे थे तब जो फोर्स काम कर रहा था वह 8K Q²/R²। अब जब तार से जोड़ दिए हैं तब क्या होगा, तो तार से जोड़ने के बाद पहले आवेश का मान निकालना होगा आपको। तो आइए आवेश का मान निकाल लेते हैं। सेकेंड केस में पहले आवेश निकाल लीजिए।
तो पहले के दोनों आवेशों को जोड़कर 2 से भाग दे दीजिए। तो आवेश पहले कितना था 4q प्लस ये आवेश -2q, माइनस साइन लिखना पड़ेगा यहां पे बटा 2। तो 4q माइनस 2q, 2q बटा 2। तो आपका 2 कैंसिल, यानी q डैश इक्वल्स टू हो गया q। तो फ्रेंड्स अब इस वक्त फोर्स कितना काम कर रहा है वो निकाल लीजिए। k, q1 भी q, q2 भी q, q स्क्वायर, और वही दूरी रखना है r स्क्वायर। अब फोर्स आपका इतना काम कर रहा है। तुलना कर लीजिए दोनों का। समीकरण 1 तथा 2 से F डैश बटा F, दूसरे समीकरण को पहले समीकरण से भाग दे रहे हैं। तो दूसरा समीकरण को पहले लिख रहे हैं k q स्क्वायर बटा r स्क्वायर। पहला समीकरण को पलट के गुना कर दीजिए, भाग देना है लेकिन पलट के गुना कर दीजिए, एक ही बात होगा। गुना कीजिए लेकिन इसको पलट के, तो r स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, 8k q स्क्वायर नीचे रहेगा, 8k q स्क्वायर नीचे रहेगा। k q स्क्वायर r स्क्वायर कैंसिल, तो हो जाएगा f डैश बटा f बराबर 1 ऊपर कुछ नहीं बचा हुआ 1, नीचे 8, ये f उधर चला जाएगा। फ्रेंड्स अगर आप इन दोनों गोलों के बीच की दूरी r रखे थे, पहले गोले का आवेश 4q दिए थे, दूसरे गोले का आवेश -2q दिए थे, और तब बल काम कर रहा था F। अगर उसी दूरी पर उन्हीं गोलों को एक तार से जोड़ दीजिएगा, तब जो बल काम करेगा वह पहले का 8 गुना कम काम करेगा। अब जो बल है वह F/8 हो जाएगा। पूरा प्रोसेस आपके सामने है, आप इसको बार बार रिवाइज करके बहुत बेहतरीन कर सकते हैं। कल जितना क्वेश्चन लिखवाए थे उसमें 141 हम छोड़ रहे हैं, वो भी जानबूझ के, क्योंकि सही वक्त आएगा तो बताएंगे, रहने दीजिए। और दूसरा टास्क आप ले लीजिए और प्रयास जरूर कीजिएगा। प्रयास करने से ही आप एक्सपर्ट बन पाएंगे। और जो क्वेश्चन दे उसी पे प्रयास कीजिए पहले, तो आप समझ पाएंगे बनाने का प्रोसेस। 9वां नंबर, 11वां नंबर, 12वां नंबर, 13वां नंबर, 14वां नंबर, 15वां नंबर, 16वां नंबर, 17वां नंबर, 18, 19, 20, 22, 23। नहीं 22, 23 तो हम लोग डिस्कस कर लिए। तो 9वां, 11वां, 12वां, 13वां, 14वां, 15वां, 16वां, 17वां, 18वां, 19वां, 20वां और है फ्रेंड्स 30 नंबर, 31 नंबर, 37 नंबर, 38 नंबर, 39 नंबर। बस फ्रेंड्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। कल 11 को टास्क दिए थे, 10 को बन गया, एक छोड़ रखे हैं और ये 16 को है। तो 10 और 16 26, मतलब मोटा मोटी आज से लेके कल तक में 25 सवाल बन जाएगा। कितना सवाल? 25 सवाल। कोई न्यूमेरिकल में 5 सवाल बना करके आपको खुश कर देते हैं, मतलब आपको झुंझुना देते हैं, कहते बजाओ। यहाँ एक छोटा टॉपिक पे 25 सवाल 2 दिन में बनेगा, उसके बाद भी और ढेर सारा बनेगा। तो हम झुंझुना दे के काम नहीं चला रहे हैं, इसलिए हमको भी मेहनत करना है, आपको भी करना है। तो हम कल आते हैं इसके कुछ, और आप व्हाट्सएप पे शाम तक में मैसेज कर दीजिए कि सर हमसे ये बन गया, सर हमसे ये नहीं बना। नहीं तो हमको एक एक करके बताना पड़ता है। जैसे मान लीजिए आप में से कोई कहेगा 9 नहीं बताइए, एक कोठो लोग नहीं पूछेगा हमसे, तब हम 9वां क्लास में आके क्यों बताएंगे? तब हम आपको यहाँ से यहाँ तक बताएंगे, तब उस क्लास में दूसरा काम हो जाएगा। इसलिए जिस दिन टास्क दे, घर पर बैठ के उस दिन खूब मन से बनाइए, विद्वान बच्चे की तरह। जैसे कि आपसे ज़्यादा विद्वान, ईमानदार, मेहनती कोई नहीं हो।
और शाम तक हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए, सर ये नहीं बना। सबका देख लेंगे और बोर्ड पर आके बता देंगे हम। तो ये कीजिए। कल हम कूलम्ब्स लॉ एंड स्केलर फॉर्म का एक और शानदार थ्योरी डिस्कस करते हैं छोटा सा, फिर प्रॉब्लम बताएंगे। परसों से कूलम्ब्स लॉ एंड वेक्टर फॉर्म की चर्चा करेंगे। ओके, गुड बाय, थैंक यू।